वी वर डूइंग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसी को कंटिन्यू हम करेंगे। हम ऑलरेडी कॉजल ल्यूइस अप्रोच कर चुके हैं, तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा और आगे। तो आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम आज पढ़ने वाले हैं ये मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हम केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता क्यों है, कोई भी एटम रिएक्ट ही क्यों करता है, उसका कारण है कि उसको चाहिए स्टेबिलिटी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंबाइन करना पड़ेगा। और ये को कैसे करता है, अलग अलग तरीके हैं उनके कंबाइन करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली उनके बॉन्ड का टाइप है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी के बेसिस पे सबसे पहला हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सबसे पहला मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स from one atom to the other। तो यहां क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो जाती है। सो ऐसा जब होता है तब क्या होता है, सो द बॉन्ड formed is known as इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या हम बोलेंगे इसको आयनिक बॉन्ड। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो यहां एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं ना। दूसरा मेथड जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी। देयर इज mutual sharing of one or more electron pairs, right। यहां पे इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग है। किसकी म्यूचुअल शेयरिंग, एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग है। एंड दिस इज डन बाय बोथ द एटम, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, दोनों की म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। इनफैक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन में पेयर्स होते हैं। मान के चलिए दो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम पेयर बोलेंगे, वो शेयर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। सो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बॉन्ड का नाम क्या है वो भी बता देती हूं मैं। द बॉन्ड formed is known as
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स से जो बन रहा है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ आपको। कुछ केस ऐसे होते हैं, इन सम केसेस only one of the atom contributes the electron pair while sharing is done by both. The bond formed is coordinate bond. जरा मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको यहां से बताऊंगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए दो फ्रेंड्स हैं, राइट। दोनों फ्रेंड्स ने एक स्कूटी खरीदी, नियर अबाउट मान के चलिए वो 80,000 की स्कूटी आई, तो दोनों ने 40,000 जो है कंट्रीब्यूट किया और दोनों ने मिलकर स्कूटी ले ली, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन किया, बराबर की साझेदारी, बराबर की पार्टनरशिप एक तरह से की। और उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने दोनों ने बराबर उसको शेयर भी किया, स्कूटी को दोनों इक्वल उसको शेयर करते थे, राइट। तो वहां तो हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन भी दिया है और शेयरिंग भी इक्वल कर रहे हैं। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या करता है, शेयरिंग दोनों करते हैं। अब इसके बारे में बताती हूँ। दो फ्रेंड्स हैं, स्कूटी खरीदी एक ने, राइट, पैसे सारे उसने भरे, लेकिन दोनों उस स्कूटी पे इक्वल जो है शेयरिंग करते हैं, उसकी इक्वल उसको यूज करते हैं। उस जगह पे हम कह सकते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो रही है इक्वल, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ एक ही एटम ने किया है। जो एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम ने किए हैं, दूसरे एटम ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं किया है, बट स्टिल वो शेयरिंग कर रहा है। तो वहां जो बनेगा बॉन्ड वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So this was another mode of combination that was by sharing of electrons. अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ बात आपको मेटल्स के बारे में। देखिए, in metals the atoms are closely packed in space and the arrangement is known as crystal lattice. Crystal lattice. Now, in this lattice, the valence electrons present in the metal are attracted by the rest of the atom called kernel. By metallic bonds. So इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। तो समझिए, पहले जो मेटल्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस के अंदर काफी क्लोज पैकिंग होती है, और वो जो क्लोज पैकिंग है वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाती है, और वो जो अरेंजमेंट बनती है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल
लैटिस, राइट। सो अगर मैं इसको एक शॉर्ट लाइन में एक्सप्लेन करूं तो क्रिस्टल लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस, राइट। सो ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं मेटल्स के पार्टिकल्स। सो इस लैटिस में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोशन, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल एटम के जो हैं वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं रेस्ट ऑफ द एटम से, जिसको हम बोलते हैं कर्नल। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और रेस्ट ऑफ द एटम का जो अट्रैक्शन है ना, बॉन्डिंग है ना, उसको हम मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अब जरा सा ध्यान यहां दीजिए कि कर्नल्स एग्जैक्टली होते क्या है। देखिए, मान के चलिए मेटल बना रही हूं मैं, मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बना रही हूं मैं। ये मैंने एक मेटल सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है इस तरह से ऑर्बिट्स ड्रॉ करके। ये देखिए ऐसे, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसको एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द एटम है ना, ये वाला जो अंदर बच गया, ये कहलाता है कर्नल, राइट। और जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो कर्नल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना, जो एटम है मेटल का, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेटल्स की, तो मेटल के एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, उसके बाद जो भी एटम में बचता है वो कर्नल होता है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का था, इसके अलावा जो अंदर का पार्ट है, ये जो न्यूक्लियस, ये वाली शेल और उसके इलेक्ट्रॉन, ये वाली शेल और उसके इलेक्ट्रॉन, ये होता है कर्नल, राइट। और इस कर्नल के साथ अट्रैक्शन होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिली चल दिए घूमने फिरने, लेकिन जब एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी वापस बुद्धू लौट के घर को ही तो आएगा, राइट। तो वो जब वापस आता है तो क्यों आता है वो वापस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, कर्नल पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन बन रही है यहाँ पे मेटल एटम के केस में, उसको ही तो हम मेटलिक बॉन्ड बोल रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि ये कर्नल है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा अगर आपका ध्यान होगा तो ये कर्नल पॉजिटिवली चार्ज इसीलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, राइट। और जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट वो उतने ही होते हैं जितने बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए ओवरऑल एटम इज अ न्यूट्रल। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने चला जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कम, कर्नल के अंदर वाले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 11 है, 11, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमने चला गया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम कर्नल के लिए कंसीडर ना करें, तो कर्नल में कितने क्या क्या चीजें रह गई, कर्नल में रह गई 10 तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला कर्नल में हम कंसीडर नहीं करेंगे, और 11 प्रोटॉन तो कंसीडर करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो तो कहीं नहीं जाते ना, वो तो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। तो आप देख सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है और 11 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स है यहाँ पे, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है। तो इसी वजह से कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स को तो एक तरह से न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए, वो तो एक दूसरे से मतलब कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को इफेक्ट को, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन बच रहा है वो इस कर्नल को पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल में है वो तो नेगेटिवली चार्ज है ही। तो इस तरीके से आपका
चार्ज कर्नल की तरफ जब अट्रैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। सो ये था आपका इन बॉन्ड्स के बारे में, मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ये जो इसमें ट्रांसफर है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, तो ये है मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यहां मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूं, ये जो मैंने आपको ये यहां पर बताए ये चीज, ये सारे के सारे क्या है, ये है प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स है, ये देखिए मैंने लिख दिया है, ये है प्राइमरी बॉन्ड्स। तो प्राइमरी बॉन्ड्स जो कि आपके यहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे यहाँ बन रहा है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सारे टाइप जो है ये प्राइमरी बॉन्ड्स के टाइप्स है। प्राइमरी बॉन्ड्स जो ये सारे आपके सामने हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं और ये बनते हैं एटम और एटम के बीच में ताकि एक मॉलिक्यूल बना सके। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के जो है बॉन्ड्स जो होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्राइमरी बॉन्ड्स में आपने क्या क्या पढ़े थे, अभी पढ़ा था हमने मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पढ़ा था हमने आयनिक बॉन्ड जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी बॉन्ड्स बनते हैं एटम और एटम के बीच में जिससे कि मॉलिक्यूल जनरेट होता है और ये मॉलिक्यूल एक डिस्क्रीट यूनिट तो है, सिंगल यूनिट जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, काफी स्टेबल होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में, क्या होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाम क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड के टाइप्स क्या है। तो डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शंस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जिसे हम वेंडरवॉल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड्स और ये बनते हैं एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। तो इससे तो आप मॉलिक्यूल बना रहे हो और इससे आप मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन के बारे में। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स दे आर वीक, दे आर वीक। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसमें मैंने बात की है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। अब मैं स्पेसिफिकली आपको एक टाइप कराने वाली हूँ बॉन्ड का, थोड़ा और डिटेल में आपको मैं उसको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, उसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। तो हम जो अब बॉन्ड का टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, राइट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसे हम बोलते हैं। तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसे बनता है ये ऑलरेडी पता है, बट स्टिल आपको बता देती हूँ। इट इज फॉर्म्ड बाय द transfer of one
तीसरा पॉइंट क्या है? नाउ ये जो बॉन्ड होता है ना, ये जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है. तो इट इज फॉर्म्ड generally between metals and non-metals. Now, क्योंकि metals जो होते हैं उनकी strong tendency होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, नॉन मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. तो इनकी बात तो बन गई ना, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, दोनों ट्रांसफरेंस करेंगे, एक लेगा इलेक्ट्रॉन, एक देगा, और उनके बीच में बन जाएंगे आयनिक बॉन्ड. तो देखते हैं जरा, जो मेटल होता है, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड forms positively charged ion known as cation. तो मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा जिसका नाम है केटायन. अब बात करते हैं नॉन मेटल की. नॉन मेटल accepts electron and forms negatively charged ion known as anion. तो यहां मैंने आपको बता दिया कि नॉन मेटल करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को और बनाएगा नेगेटिवली चार्ज आयन जिसका नाम है एनायन. अब क्या होगा? अब हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज के आयन्स है. एक तो है केटायन जिसमें पॉजिटिवली, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा है एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज है. तो दो ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? द oppositely charged ions, मतलब cations and anions are attracted towards each other and therefore come closer, resulting in the formation of electrovalent bond or ionic bond. तो जरा देखिए, जो अपोजिटली चार्ज आयन्स है, मतलब कैटायंस और एनायंस है, क्योंकि नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक पे, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी. तो वो अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो नजदीक आ जाएंगे. दे विल कम क्लोजर. ऐसा होने से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है. इसे मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. एग्जाम्पल, यहां मैं एग्जांपल ले रही हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल NaCl की फॉर्मेशन का. तो मैं आपको बताने वाली हूं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? सोडियम की. इसका एटॉमिक नंबर है 11. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताऊं आपको तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, Na जिसकी वैलेंसी है 1, तो ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन। Cl जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो होगा क्या, जब इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे हम NaCl जो है लिख सकते हैं। तो ये होगा, तो देखिए 281 इसमें से ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने कर दिया है ट्रांसफर, मतलब डोनेट इसको। तो अब ये वाली शेल खत्म हो जाएगी, तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी Na पॉजिटिव की। तो Na पॉजिटिव आयन जो बना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, वो स्टेबल हो चुका है। ऐसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे 8, तो Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया है। तो इस तरह से आपका ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ ये चीज बताने के बाद मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताने वाली हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें बात करनी चाहिए एक और टर्म की, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी की मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिखूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इलेक्ट्रोवैलेंसी एक्चुअल में है क्या। द number of electrons which an atom either loses or gains in the formation of ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रोवैलेंसी की, जो एक छोटी सी टर्म हमें और पढ़नी है उसके बारे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम या तो लूज करता है या गेन करता है जब वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। तो अगर मैं कैटायन की बात करूं तो कैटायन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, और अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अब इसको एग्जांपल से लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यही वाला एग्जांपल लेंगे हम। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम के केस में Na में यहाँ लिख रही हूँ, सोडियम के केस में Na पॉजिटिव आयन बनता है, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +1। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी -1। तो इस तरीके से +1 और -1 चार्ज शो करके हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बता सकते हैं। आयनिक बॉन्ड्स को पढ़ने के बाद अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं इसको हमने उठाया क्यों आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर को। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए जो एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो
एंथैल्पी क्या कहती है कि जो एटम है, एटम हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन for the formation of cation। एटम को लूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन cation बनाने के लिए, एंड फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो शायद अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर को क्यों पिक किया है। सो एटम को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, एक ना एक को तो लूज करना ही पड़ेगा, और वो क्या बनाता है, केटायन बनाता है। इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब आ जाते हैं हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे, जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखते हैं जरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। तो जरा देखिए ध्यान से, क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए, किस लिए, रिमूव करने के लिए मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम आइसोलेटेड मतलब एक अकेला एटम जो है गैसियस स्टेट में, उसके बाहर वाली शेल में वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बॉन्ड है, जिसको निकालना सबसे आसान है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये आपकी डेफिनेशन हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सो हम कह सकते हैं कि lesser the ionization enthalpy, easier the formation of cation। तो हम कह सकते हैं ना ये बात, जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उतना आसानी से हमारा केटायन बन जाएगा। केटायन बन जाएगा तो एनायन भी बना ही लेंगे, पहले केटायन तो बना ले, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो पहले, तो लेने वाले को भी ढूंढ ही लेंगे। तो ये जो टेंडेंसी होती है वो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है। तो द alkali metals and alkaline earth metals have lowest ionization enthalpy। तो सबसे लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1, उससे थोड़ी सी ज्यादा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 की होती है, मतलब इनकी लोएस्ट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मैं एग्जांपल लूंगी एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 का ही, सोडियम का। सोडियम होगा यहाँ पर गैसियस स्टेट में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ यहाँ पर गैसियस एटम होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, फिर उसको जो है इलेक्ट्रॉन देना है, डोनेट करना है, और
गैसियस आयन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और जो इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ किस केस में होगी? आपकी पॉजिटिव। तो ये आपका फैक्टर हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब दूसरा फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दान देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला तो है, उसके बारे में मैंने आपको सारी बातें भी बता दी, लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ उसकी करने वाली हूँ जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और फिर हमारा काम थोड़ा थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, फिर आगे चलेंगे। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम ये दूसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जो ये इलेक्ट्रॉन है जो रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ था? पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन, इसे एक्सेप्ट करता है कौन? आर टू बी एक्सेप्टेड। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट होना होता है, कौन करता है? बाय अदर एटम, कोई दूसरा एटम, राइट? कोई दूसरा एटम इसको एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ टेकिंग पार्ट इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले मेटल्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले फैक्टर में। अब जो मैं बात करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की करने वाली हूँ, जो है नॉन मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं during the formation of cation and these are to be accepted by other atom। कौन सा दूसरा एटम? जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस अदर एटम की जो है नॉन मेटल। सो इलेक्ट्रॉन accepting tendency of an atom depends upon the electron gain enthalpy। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। सो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the energy released when an isolated gaseous atom accepts electron to form एनायन। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने पे वो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस जो होते हैं, द हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 17 have the maximum tendency to form anions as they have negative electron gain enthalpy। तो ये आप जान लीजिए कि हैलोजेंस जैसे कि ग्रुप
17 की मैं बात कर रही हूँ, इनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है एनायंस बनाने की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जब, तो इलेक्ट्रॉन लेने पे सबसे ज्यादा एनर्जी वही रिलीज करते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ, एग्जांपल बताऊंगी मैं यहाँ पे, एग्जांपल हेलोजन का ही लूंगी मैं यहाँ पर। क्लोरीन गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनायन में बदल जाएगा, Cl नेगेटिव एनायन बनाएगा और साथ में रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव शो की जाती है। तो यहाँ पे ये हो गए आपके सेकंड फैक्टर की बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब हम थर्ड फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम कैटायन भी बना चुके हैं, हम एनायन भी बना चुके हैं, अब इनको जोड़ने वाली बात आ जाती है और जोड़ने के लिए हमें एक और फैक्टर पढ़ना पड़ेगा और वो जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है आपका लैटिस एनर्जी और वी कैन से लैटिस एंथैल्पी। So third factor influencing the formation of ionic bond is lattice एंथैल्पी, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं। जो आयंस होते हैं वो चार्ज स्पीशीज होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, और जो ये चार्ज स्पीशीज होते हैं आयंस ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज कैटायन तो दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज एनायंस, और ये दोनों जो होते हैं दे कम क्लोजर, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उनके ऊपर अपोजिट चार्ज आ गए तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी डेवलप होगी, और जब अट्रैक्शन डेवलप होगी एक दूसरे से वो जुड़ेंगे तो वो रिलीज करेंगे एनर्जी। तो उस केस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी लैटिस एनर्जी। तो एग्जैक्टली लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी released in the formation of 1 mole of solid, और वो भी crystalline solid। Now lattice energy क्या है? एनर्जी released in the formation of 1 mole of crystalline solid, और कैसे? By the combination of oppositely charged ions, जो कि है कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से आपके बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको मैं बता दूं आयंस जो होते हैं वो बनते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, कैटायन एनायन से जुड़ता है, मतलब आपस में वो जुड़ते हैं और एनर्जी रिलीज होती है लैटिस एनर्जी, और वो बनाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये लैटिस एनर्जी जो है रिलीज होने वाली एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताती है। सो ग्रेटर द लैटिस एनर्जी more is the stability of ionic bond। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। तो इस फैक्टर के बारे में मैं बताने वाली हूँ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which influence factor influencing lattice एंथैल्पी। तो फटाफट से हम डिस्कस करेंगे उन
फैक्टर्स के बारे में जो कि लैटिस एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ आयन। तो साइज ऑफ आयन के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो क्या बात है इसके बारे में कि स्मॉलर आयन होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी लेस। ऐसा होने से क्या होगा, मोर लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो है आपको देखना है और इसमें एग्जांपल बता देती हूं मैं आपको। जैसे कि NaCl होता है, जब NaCl बनता है तो उस केस में 769.8 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू KCl जिसमें एनर्जी रिलीज होती है 689.7 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ देखिए जो सोडियम यहाँ पे NaCl है और KCl है, तो ये जो एटम है इसका साइज छोटा है और ये जो एटम है इसका साइज बड़ा है कंपैरेटिवली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जितना स्मॉल आयन होगा उतना ही ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आयन होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई और ये ज्यादा स्टेबल है NaCl एज कंपेयर टू KCl जिसमें पोटेशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये फैक्टर था साइज ऑफ आयन का। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on an ion, more is the lattice energy released। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बता दूं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बता दें तो यहाँ पे कि किसी भी आयन के ऊपर अगर मान के चलिए +1 चार्ज है, दूसरे पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज के जो एटम आपका आयन होगा उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, वो ज्यादा स्टेबल जो है बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये फैक्टर्स थे। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़नी जरूरी भी है, तो हमें कुछ तो पता हो उसके बारे में, फिजिकल नेचर के बारे में। हमने बात कर ली आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमने फैक्टर्स भी देख लिए किस तरह से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगी वो है फिजिकल स्टेट। तो अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट तो सॉलिड है, सो दे आर जनरली solids, right, which are hard and brittle। काफी हार्ड होते हैं ये और ब्रिटल होते हैं, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, तो इसीलिए ब्रिटल। तो ये तो फिजिकल स्टेट हो गई। दूसरी बात करूंगी मैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इन सॉलिड्स के, आयनिक कंपाउंड्स के, दे आर वेरी हाई। वेरी हाई क्यों? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हो, यू हैव टू प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन फोर्स
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इन सॉलिड स्टेट ions are not free to conduct electricity in liquid, या फिर मैं कह सकती हूं in molten or aqueous state, ions become free to conduct electricity. So इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से एक चीज होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास होते हैं फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड स्टेट में तो वो भी नहीं है। सॉलिड स्टेट में तो हमारे पास फ्री आयंस ही नहीं है, क्योंकि आयंस काफी क्लोजली पैक्ड है और एक दूसरे से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं है। प्रेजेंट तो है बट मूवमेंट नहीं हो सकती उनके साथ सॉलिड स्टेट में। इसीलिए सॉलिड स्टेट में आपके आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में उनके आयंस फ्री हो जाते हैं। और फ्री हो जाते हैं किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जहां बात आती है तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स ओनली इन द मोल्टन और इन एक्वस स्टेट। नाउ फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक पता होनी चाहिए बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर पोलर इन नेचर, सो दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स are soluble in polar solvents like water. So ionic compounds polarity है, उनपे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, चार्जेस हैं, जिसके कारण वो एक तरह से पोलर नेचर के हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे। इसीलिए पोलर सॉल्वेंट जो है, मैंने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया है, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं तो जो नमक है, जो नमक आप खाते हो खाने में, तो वो नमक पानी में तो घुल जाता है। अगर आप उसको ऑयल में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा। तो क्यों नहीं घुलता वो? क्योंकि ऑयल इज नॉट अ पोलर सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई सॉल्ट इज not dissolved in oil but it is dissolved in water because water is polar in nature. तो ये चीज आपको याद रखनी। So these were the physical properties of ionic compounds.